हेलो फ्रेंड्स, अभी हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं। पहले हमने साइटोप्लाज्म देख लिया और सेल मेम्ब्रेन देख लिया, राइट। सेल वॉल के बारे में पढ़ा हमने। ओके, तो अभी न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द लिविंग सेल। तो ये इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लिविंग सेल वो कौन सा है? न्यूक्लियस, राइट। इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द लिविंग सेल मतलब जो सेल्स है उसका जो फंक्शंस है उसको कंट्रोल करने वाला न्यूक्लियस है। इट इज़ जनरली स्फीयरिकल एंड लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल। तो जनरली वो स्फीयरिकल होता है और सेंटर ऑफ द सेल में होता है, राइट। सेल के सेंटर में होता है। इट कैन बी स्टेन्ड एंड सीन इजीली विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप, राइट। तो माइक्रोस्कोप से हम उसको देख सकते हैं। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, राइट। तो वो साइटोप्लाज्म से सेपरेट कर सकते हैं, मतलब साइटोप्लाज्म से वो सेपरेट बन होता है किससे? सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, राइट। दिस मेम्ब्रेन इज ऑल्सो porous and allows the movement of materials between the cytoplasm and inside of the nucleus। ये आगे पढ़ चुके हम कि सेल मेम्ब्रेन कैसा होता है, पोरस होता है और वो मूवमेंट कराता है मटेरियल्स को साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में। विथ अ माइक्रोस्कोप ऑफ हायर मैग्निफिकेशन वी कैन सी a smaller spherical body in the nucleus, राइट। तो माइक्रोस्कोप से कैसा माइक्रोस्कोप होना चाहिए? हायर मैग्नीफिकेशन वाला, मतलब इजीली हम सारी चीज़ें देख सकें ऐसा माइक्रोस्कोप होना चाहिए। तो वी कैन सी ए स्मॉलर स्फेरिकल बॉडी। तो न्यूक्लियस के अंदर हम स्मॉलर स्फेरिकल बॉडी जैसा हम देख सकते हैं, बराबर। तो न्यूक्लियस स्फेरिकल बॉडी है, गोल जैसा दिखता है। इट इज़ कॉल्ड द न्यूक्लियस। इन एडिशन न्यूक्लियोलस, मतलब न्यूक्लियस के अंदर भी स्फेरिकल बॉडी दिखती है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस, राइट। न्यूक्लियस गोल जैसा दिखता है लेकिन उसके अंदर भी छोटी छोटी स्फेरिकल बॉडी दिखती है, उसको हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं। इन एडिशन न्यूक्लियस कंटेन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, राइट। न्यूक्लियस जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कंटेन करता है, कॉल्ड क्रोमोसोम, राइट। उसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम दिखने में कैसा होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, मतलब डोरे जैसा दिखता है। दिस कैरी जीन्स एंड हेल्प इन इनहेरिटेंस और ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स। तो क्रोमोसोम क्या करता है? जीन्स ले जाता है, राइट, और ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर, बराबर। मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैरेक्टर ट्रांसफ़र होता है, मतलब वारसागत जो लक्षण होते हैं उसको वो कैरी करते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, बराबर। माँ बाप के लक्षण उसके बेटे या बेटी में आए, वो कौन काम करता है? क्रोमोसोम करता है। द क्रोमोसोम कैन बी सीन ओनली व्हेन द सेल डिवाइड्स, राइट। वो कब देखने को मिलते हैं? जब सेल डिवाइड होता है तब भी देखने को हमें मिलते हैं। अभी जीन के बारे में होता है। जीन इज़ अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जीन क्या है? इट इज़ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब वारसागत लक्षणों का वहन करने वाला कौन है? जीन। इट कंट्रोल्स द ट्रांसफ़र ऑफ हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, राइट। माँ बाप के लक्षण उसके बेटे बेटी में ले जाने वाला जीन्स है। दिस मीन्स दैट योर पेरेंट्स पास सम ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन टू यू, मतलब आपके माँ बाप के थोड़े लक्षण आपके अंदर पास होते हैं। इफ़ योर फादर हैज़ ब्राउन आइज यू मे ऑल्सो हैव ब्राउन आइज। अगर आपके पिताजी की ब्राउन आइज़ है तो आपकी आइज़ भी ब्राउन हो सकती है। इफ़ योर मदर हैज़ कर्ली हेयर यू माइट ऑल्सो एंड अप हैविंग कर्ली हेयर। अगर आपकी
माता के कर्ली हेयर है तो आपके भी कर्ली हेयर हो सकते हैं. However, the different combination of genes from parents result. However, the different combination of genes from parents result in different characteristics. Right? अलग अलग जीन्स का कॉम्बिनेशन फ्रॉम पेरेंट्स, बराबर, पेरेंट्स के अंदर अलग अलग जीन्स का कॉम्बिनेशन हमारे में आएगा, बराबर. थोड़े जीन्स माता से आएंगे, थोड़े पिताजी से आएंगे. राइट. तो उसमें कैरेक्टरिस्टिक थोड़ी हमारी चेंज हो सकती है. न्यूक्लियस इन एडिशन टू इट्स रोल इन इनहेरिटेंस एक्ट्स एज अ कंट्रोल सेंटर ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल. तो कंट्रोल सेंटर ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल कौन है? न्यूक्लियस. राइट. तो एक्टिविटी ऑफ सेल्स उसको कंट्रोल करने वाला कौन है? न्यूक्लियस. The entire content of living cell is known as protoplasm. Right. लिविंग सेल के अंदर जो एंटायर कंटेंट है, सारी चीज़ें, उसको हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं. इट इंक्लूड्स द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस. राइट. तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस मिलके क्या बनेगा? प्रोटोप्लाज्म. राइट. प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल. तो प्रोटोप्लाज्म को हम बोलते हैं लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल. क्या क्या मिलके बनेगा? साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस को मिलके प्रोटोप्लाज्म बनेगा और उसको हम बोलते हैं लिविंग सब्सटेंस. नाउ पहेली वांट्स टू नो इफ द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल इज द सेम इन सेल्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड बैक्टीरिया. तो पहेली को अब जानना है कि स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस जो है वो प्लांट्स, एनिमल्स और बैक्टीरिया तीनों में सेम होते हैं. द न्यूक्लियस ऑफ द बैक्टीरियल सेल इज़ नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड लाइक द सेल्स ऑफ मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स. तो मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में जो न्यूक्लियस है वो बैक्टीरियल सेल में वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता है. राइट. अच्छा नहीं होता है, बराबर. जितना मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, ऐसा बैक्टीरियल सेल में न्यूक्लियस वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता है. देयर इज़ नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. राइट. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बैक्टीरिया में नहीं होता है. द सेल हैविंग न्यूक्लियर मटीरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर टर्म प्रोकैरियोटिक सेल. राइट. प्रोकैरियोटिक सेल किसको बोलते हैं? सेल हैविंग न्यूक्लियर मटीरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बराबर, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होते हैं. तो ऐसे न्यूक्लियर मटीरियल वाले सेल को हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल. राइट. द सेल हैविंग न्यूक्लियर मटीरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बराबर. न्यूक्लियर मटीरियल होता है लेकिन कैसा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है. तो ऐसे सेल्स को बोलते हैं हम प्रोकैरियोटिक सेल्स. द ऑर्गेनिज्म विथ दिस काइंड्स ऑफ सेल्स आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स. राइट. ऐसे सेल्स को प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं. और प्रोकैरियोटिक सेल जिसमें होता है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं प्रोकैरियोट्स. राइट. तो प्रोकैरियोटिक सेल्स जिसमें होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को प्रोकैरियोट्स बोलते हैं. प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियंस मतलब न्यूक्लियस. तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस, जिसका न्यूक्लियस ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ होता है. एग्जाम्पल्स आर बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन algae. उसके एग्जाम्पल क्या है? बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन algae, बराबर. उसमें प्रोकैरियोट, उसको हम बोलते हैं प्रोकैरियोट्स. तो गिव एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोकैरियोट्स. तो बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन algae. तो उसके अंदर जो सेल्स है, बराबर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, वो विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं. राइट. The cells like onion cells and chick cells having well organized nucleus with a nuclear membrane are designed as eukaryotic cells. Right. तो मल्टीसेल्यूलर में यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, जैसे यहाँ पर बताया ओनियन सेल्स एंड चिक सेल्स. राइट. वो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड. राइट. जो वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं. All organisms other than bacteria and blue-green algae are called eukaryotes. Right. तो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन algae
उनको छोड़ के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उसको हम बोलते हैं यूकेरियोट्स। यू मतलब ट्रू, कैरियन मतलब न्यूक्लियस, राइट। तो ट्रू न्यूक्लियस ऐसे को हम बोलते हैं यूकेरियोट्स। ओके। उसके बाद है while observing the onion cells under the microscope। यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में